हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी स्मिथ। बाइंग न्यू कार, ये वीडियो आपने देखा और उस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया कि भाई स्विफ्ट VXI ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक ही लेनी है, ये फाइनल है, ऑटोमेटिक ही लेनी है। स्विफ्ट VXI ऑटोमेटिक ये अपने बजट में भी आ रही है और समझ में भी आ रही है, ठीक है। अब उसमें मैंने ये भी कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि फाइनल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कोई और ले ले, किसी और तरह चले जाएं। तो भाई आप लोगों ने भी कहा कि भाई ये लो वो लो वो लो, मैंने क्योंकि पूछा था, तो भाई कमेंटों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी गाड़ी में क्यों नहीं ले पा रहा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया सजेशन दिए हैं और बहुत सॉलिड गाड़ियों के दिए हैं, तो एक एक करके मैं शोरूम की तरफ जाता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अपने पास ये सामने है किसका शोरूम, किया का, ठीक है, ये दिख रहा है। अब किया में कहानी यह है कि इसके पास जो प्रोडक्ट है ना, ये रहा, इनके पास जो प्रोडक्ट है वो है सारे प्राइमरी गाड़ी के तौर पे रखने वाले। अब मुझे लेनी है भाई, प्राइमरी तो अपनी यही है ना, XUV, ठीक है, मुझे लेनी है अपनी सेकेंडरी गाड़ी। अब इनके पास अगर मैं फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए जाता हूँ या किया के पास, तो भाई सबसे सस्ता क्या है इनके पास है सोनेट। सोनेट में भी फुल्ली ऑटोमेटिक कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कौन सी आती है इनके पास, IMT भी आती है, थोड़ी सस्ती है, लेकिन अगर DCT आता है फिर भाई वो 13-14 लाख रुपए, 13 लाख के करीब जाएगा, तो वो बजट बहुत ऊपर खींच गया। उसके अलावा कोई छोटी गाड़ी या फिर नीचे सेगमेंट की गाड़ी है ही नहीं इनके पास, ठीक है। तो कभी प्राइमरी गाड़ी कुछ और लेनी हो तब भले ही इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी सेकेंडरी गाड़ी के तौर पर नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, देखो अब आ जाता है टाटा मोटर्स, ये दिख रहा है आपको। तो भाई टाटा मोटर की कहानी ये हो रही है क्योंकि इनके पास वैसे बजट में, जो मेरा बजट है 8.5-9 का, उसमें ऑप्शन भी बहुत हैं। टियागो है, टिगोर है, ऑल्ट्रोज है, 3 गाड़ियां तो सीधा आ जाती है ना। लेकिन मेरा गाड़ी चेंज करने का या बदलने का मेन रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लेनी है अब 4 सिलेंडर गाड़ी। अगर इनके पास 4 सिलेंडर होता, ऐसा नहीं है 3 सिलेंडर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, 1200 सीसी के 3 सिलेंडर हैं और उसके साथ साथ जो पावर वैल्यू है, पावर वगैरह है, वो भी बाकी गाड़ियों के बराबर ही है, लगभग है ना। लेकिन फिर भी जो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में डिफरेंस होता है ना, वो है। और मैं अगर ये गाड़ी ना चला रहा होता या 4 सिलेंडर गाड़ी के यूज टू ना हुआ होता, तो मैं भले ही उसे ले लेता, कंसिडर कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया यार, उसी बजट में इतनी सॉलिड 5 स्टार 4 स्टार रेटेड गाड़ी मिल जाती। लेकिन अब कहानी ये है कि अपने पास जो है वो इस तरह की पावर वाली गाड़ी है कि मैं हल्का सा भी लैग वगैरह ना, अब आदत ख़राब हो गई भाई ये वाली, कि थोड़ा सा लैग वगैरह फीलिंग नहीं चाहिए मुझे। अब मैं भी उसे चलाया करूँगा अच्छे से, तो इसीलिए तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ टाटा की गाड़ी में कि भाई इनके पास 3 सिलेंडर इंजन है, चाहे कोई सी भी देखे। ऑल्ट्रोज भी देख लेता मैं, है ना, ऑल्ट्रोज में भी वही 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है। वजन इतना है गाड़ियों में भाई, 950 किलो की, तो टियागो है, तो इसीलिए। उसके बाद आ जाती है अपने पास रेनो, ये आपको दिख रहा है सामने, ये रहा शोरूम, ठीक है। रेनो में काइगर हुई, काइगर एक बार को ले लेता मैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत वही 3 सिलेंडर इंजन फिर से। अब इनके पास तो टर्बो ऑप्शन भी है, ये चीज़ बढ़िया है, टर्बो के साथ CVT, जो चीज़ परफेक्ट चॉइस होती है वो भी है, लेकिन वो जा रहा है फिर 12 लाख रुपए पर। दिक्कत बजट की आ रही है, इनके पास बिल्कुल सेट चीज़ है टर्बो CVT, लेकिन 12 लाख रुपए चला जा रहा है, क्योंकि मुझे समझ जो आ रहा था वो टॉप ही मॉडल आ रहा था। उसके नीचे जो डिस्प्ले है वो क्विड वाला है, और वो मैं कह रहा था, मैंने कहा जब पैसा लगा रहा हूँ यार थोड़ा सा अपग्रेड हो। उसके बाद आ जाता है अपना होंडा, ये दिख रहा है आपको, होंडा का शोरूम है। और होंडा के शोरूम में कहानी हुई है कि यहाँ पर मेरे को समझ आई अमेज भाई, बहुत सही तरह से समझ आई, हल्की फुल्की नहीं। उसमें मेरे को ये हो गया कि हाँ यार सिस्टम बना लेंगे। तो भाई अमेज में ये आ रहा है कि मुझे उसका भी टॉप मॉडल समझ आ रहा है, क्योंकि 2 ही आते हैं, एक आता है S वेरिएंट और फिर आता है सीधा जो उनका VX वेरिएंट है। अब VX वेरिएंट में ही फीचर ठीक ठाक हैं, वो 10,70,000 रुपये का ऑन रोड पड़ रहा है हमारे यहाँ, तो उसमें मेरे को आ रहा है, मैंने चलो 11.25 लाख दे भी दें, लेकिन उसमें एक जो मुझे बैठ के कमी लगी ना, वो उसका अंडर थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, ये दिक्कत हो रही है। मैंने बैठ के देखा अंडर थाई सपोर्ट यार उसका, आप लोग भी बताना कि बाकी गाड़ियों से अंडर थाई सपोर्ट कंपैरेटिवली इस सेगमेंट की थोड़ा सा कम फील हो रहा है। फील क्या, मैं बैठ के देखा पूरा, ऐसे ही नहीं है खाली नाप नूप के, पहले नापा फिर बैठ के देखा, तो उसमें थोड़ा सा कम फील हो रहा था। तो फिर यार मैंने कहा यार पूरा कंफर्ट नहीं मिल पा रहा उसमें। वैसे कंफर्टेबल चला के भी देखी मैंने, CVT चला के देखी है, हल्का सा वेट ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो हल्का सा स्लो लगी, लेकिन मैनेजेबल थी। 4 स्टार रेटेड है, होंडा का बिल्कुल चुम्मा वाला जो IVTEC इंजन है वो है, सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है। और इन चीज़ों की वजह से ही मैं उसके लिए 10,70,000 भी देने को तैयार था, लेकिन बस थोड़ी सी कहानी वहीं आ रही है कि अंडर थाई सपोर्ट उसका कम लग रहा है। और भाई टॉप में यार उसके क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, ये चीज़ समझ नहीं है। मैंने कहा यार टॉप मॉडल अगर किसी गाड़ी का ले रहा हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिक में नहीं है, वैसे में मैनुअल में है, ऑटोमेटिक में है ही नहीं।
अब यार मैंने कहा ये तो कहानी गड़बड़ हो रही है, या तो मैं नीचे का ही वेरिएंट ले लूँ कोई, पैसे भी बचे मेरे। अब मैं टॉप भी ले रहा हूँ, पैसे भी इतने लगा रहा हूँ, वो फीचर भी नहीं मिल रहा जो बहुत बहुत बढ़िया फीचर है, वो भी नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं इसको सेकेंडरी रख रहे हैं, सेकेंडरी तौर पे, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, अभी मैं चलता हूँ जरा, उसके बाद आएगा टोयोटा। भाई गाड़ी में कोई सी भी लूँ देखो, लेकिन सेफ्टी मुझे सबसे पहले रखनी है। रीज़न क्या है, घर के बाहर रोड साइड पे गाड़ी खड़ी होती है तो भाई कंसर्न तो रहता है सेफ्टी का। वहाँ पर मेरे काम आता है सबसे पहले 1 लैप का वायरलेस पोर्टेबल गो जीपीएस डिवाइस। इतना सा डिवाइस है यार, देखो जरा कितना छोटा सा है, पावर बैंक से भी छोटा है। अब इसीलिए ये बहुत काम की चीज़ है। पीछे आपको इस तरह से डॉट्स देंगे, मैग्नेटिक डॉट्स हैं, आप गाड़ी में किसी भी जगह मेटल पे आप इसे चिपका दोगे, ठीक है। उसके बाद बस आपको यहाँ से इसे करना है ऑन, ये अपना काम शुरू कर देगा। वो करेगा कैसे, ये देखो, यहाँ से आप इसे खोलोगे और यहाँ आपको इनबिल्ट प्री एक्टिवेटेड सिम दिया हुआ है, ये हो जाएगा कनेक्ट। अब कनेक्ट जब होगा तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन है, ये जीपीएस के और जो नेटवर्क है उसके इंडिकेशन आते रहेंगे। और 30 से 35 दिन चलता है ये। 10,000 mAh की बैटरी है एक बार की चार्जिंग में, तो टेंशन कोई नहीं लेनी। और जब डिस्चार्ज हो जाएगा, ये बैटरी लेवल लो होगा ना, तब आपको यहाँ से चार्ज करना है। बैटरी लेवल लो होने का भी इंडिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। और फ़ोन पर आएगा कैसे भाई, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, OneLab वालों की ही अपनी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करोगे आप, इसको पेयर करोगे और बस काम शुरू कर देगा। गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ टर्न ले रही है, हर एक रूट में जो भी चीज़ें हुई है ना वो आपको पता लगेंगी। उसके साथ साथ गाड़ी कितनी देर रुक रही है, ओवर स्पीड अगर चली गई तो वो भी। और भाई जर्नी खत्म होने के 2-4 दिन बाद भी आप पूरा का पूरा रूट चेक कर सकते हो, कितनी बढ़िया चीज़ है। उसके साथ साथ माइक भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी ये होगा, इसके आसपास कोई भी पर्सन होगा ना, बातचीत हो रही होगी, वो आपको सुनाई देगी। वो कैसे, इस पर जो नंबर है उस पर आप कॉल करोगे, कॉल रिसीव हो जाएगी, सारी बातें आने लगेंगी कान में। उसके साथ साथ भाई पोर्टेबल है तो फ़ायदा ये भी है, इसको किसी अपने नॉन पर्सन बच्चे के बैग में डाल दो, साथ में कैरी करने को बोल दो, तो वो भी ट्रैक होता रहेगा। यही तो फायदा है इसका। और अगर आप ये नहीं चाहते कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें चार्ज वार्ज नहीं करना, हमें बस सीधा इसमें गाड़ी में फिट हो जाए हमारा परमानेंटली, तो भाई वो भी है। OneLab वालों का ही, माइक्रो नाम से आता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक डाल रखा है, चेकआउट करो और कूपन कोड वहां पर है, कूपन कोड यूज करो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर बात आती है टोयोटा की, तो टोयोटा में भाई एक ही प्रोडक्ट बचता है, गंगाधरी शक्तिमान है मतलब बलेनो ही ग्लैंजा है, ग्लैंजा उनकी है ना। अब अगर मैं बलेनो, मेरे डेल्टा वेरिएंट उनका AMT, वो मेरे बजट में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का भी जो उसके साथ वाला वेरिएंट है वो आ जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे यहाँ से जो टोयोटा का सर्विस सेंटर है ना, वो करीब 55-56 किलोमीटर पड़ता है, 56 किलोमीटर एक साइड का, ठीक है। अब अगर मैं सेम गाड़ी ग्लैंजा लेता हूँ तो मुझे 56 किलोमीटर आना पड़ेगा। वही गाड़ी में मारुति की बलेनो ले लेता हूँ तो भाई मेरी रुद्रपुर, मेरी इवन गदरपुर में मेरे घर के पास ही 1 किलोमीटर पे ही हो जा रही है। तो फिर मैं यहाँ का ड्रॉप कर दिया कि अगर मैं बलेनो लेता हूँ और ग्लैंजा नहीं लेता, तो ग्लैंजा को जो चाहते हैं ना, ग्लैंजा को पसंद कर रहे हैं, हाँ वाकई में अगर मैं, मेरे घर से 10-15 किलोमीटर भी होता ना तब भी मैं आ जाता, क्योंकि टोयोटा की तो क्वालिटी भाई सर्विस के मामले में ना बहुत ऊपर है। तो इस चीज़ में वो थम्स अप है टोयोटा को, कि कोई भी बंदा वो लेना चाह रहा है तो टोयोटा की सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता भाई, 56 किलोमीटर एक साइड का, वो आप भी समझते हो, तो इसीलिए मैं ग्लैंजा नहीं ले पाऊँगा। तो अब बात आएगी इसके बाद नेक्सा की, है ना। तो चलो नेक्सा की तरफ चलते हैं, फिर बताता हूँ। और किसी को भी अगर ये लग रहा हो ना कि मैं माइलेज की वजह से कोई अच्छे माइलेज देने वाली गाड़ी चूज़ कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा नहीं यार, XUV चला रहा हूँ और 13,800 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी, आप देख रहे हो। तो अगर माइलेज वगैरह देख रहा होता तो यार ये 13,800 ना चलती इतने शॉर्ट टर्म में, और उसके साथ साथ इतनी भारी 2200 सीसी की गाड़ी ना लेता। क्योंकि मैंने जो ये सोच के लिया था ना माइलेज, क्योंकि इसमें कंपनी ने तो बताया नहीं था बिल्कुल भी XUV में कि क्या माइलेज दे रही है, तो मैंने जो सोच के लिया था वो था 13 से 14 का, बिल्कुल इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना भारी भाई हाथी इंजन है बिल्कुल। लेकिन ये अगर 16-17 निकाल रही है मेरे को तो वो अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। लेकिन मैंने माइलेज के हिसाब से नहीं ली थी ये, ठीक। तो वही अब मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं माइलेज नहीं देखूंगा। अगर मैं अमेज लेता हूँ ना, अमेज CVT, तो भाई उसमें भी ऐसा कुछ बहुत बढ़िया माइलेज नहीं है, वो भी ऐसे ही निकालती है, यानी सिटी में करीब 13-14 के करीब और हाईवे पे 16, 16.5, 17 के करीब, इतना ही निकालती है वो, ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ माइलेज वाला नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग, अगर मैं मारुति की तरफ जाता हूँ या फिर यही नेक्सा की तरफ, मारुति वाली गाड़ी उसकी तरफ जाता हूँ, तो कहेंगे भाई माइलेज की तरफ चला गया, ऐसा नहीं है भाई। तो आ जाए जल्दी अपना नेक्सा, तो वहाँ पर जाके वहाँ वाली कहानी बताता हूँ आपको। तो भाई अब कहानी है नेक्सा की। नेक्सा में भी बहुत प्रोडक्ट है, मतलब हम बात करें अगर बलिनो है प्रोडक्ट, उसका डेल्टा वेरिएंट 9 लाख रुपए में पड़ जा रहा है, ठीक है। AMT की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ आती है अपनी इग्निस बड़ी
सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। उसमें सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं वो नहीं लूँगा, वो क्या है, उसका सिटिंग पोस्चर। मुझे जो गाड़ी चाहिए ना वो नीचे, मैं बताया मज़ा सा आ रहा है उसमें, जो सेडान टाइप का होता है ना, बहुत नीचे बैठने वाला, वो पोस्चर चाहिए। ये है टॉल बॉय स्टाइल में। वैसे कंफर्ट बहुत आता है, टॉल बॉय वाली गाड़ी जो होती है ना उसमें बहुत कंफर्ट है यार। वैगन आर भी देख चुका हूँ, चला चुका हूँ, अभी भी जो चला रहा हूँ इसमें भी काफ़ी हाइट पे बैठते हैं हम। तो इग्निस भी उसी टाइप से बैठने वाली गाड़ी हो जाएगी, और मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी नीचे सिटिंग वाली गाड़ी हो, ठीक, इस वजह से वो चाह रहा हूँ। और दूसरा, जो वाइफ है उसे इग्निस का रियर व्यू बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दो कारण है। चलाने वाला अगर मैं हूँ, चलाने के हिसाब से कहूँ तो भाई मेरे लिए वो जो उसका सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा ऊपर बैठे हुए जैसा है। और वाइफ की बात ये है, पॉइंट ये है कि भाई इसका जो रियर व्यू है, खड़ी है सामने, बस रियर अच्छा नहीं लगता, उसे फ्रंट भी बढ़िया लगता है, फ्रंट भी कहती है बढ़िया है, गाड़ी सॉलिड है। और जो भाई क्वालिटी है वो तो है ही, बहुत बहुत वैल्यू फॉर मनी पड़ रही है। अभी तक इसकी जनरेशन चेंज नहीं हुई है। जैसे इसमें भी वो डुअल जेट वाला इंजन आ जाएगा ना, तो भाई इस पे भी कम से कम नहीं तो 70 से 80 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। इस समय तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बहुत सही चीज़ है ये। कितना जीटा वेरिएंट ऑटोमेटिक मुझे करीब 8 लाख रुपये का पड़ रहा है यार, खुद सोचो कितनी सही अलॉय वाला सब कुछ है, पुश स्टार्ट बटन है, हर चीज़ है उसमें भी। तो इसीलिए बस ये 2 रीज़न की वजह से इसको ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी बलिनो भी सोच सकते हैं वैसे, है ना, 9 लाख रुपए की है। और बस एक उसमें वो है यार, डेल्टा में सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ये भी हो सकता है मैं सीटी स्वैप करवा दूं भाई, कितना खर्चा आ जाएगा, 8-10 हज़ार रुपये तो आ जाएगा, है ना। सिर्फ एक कमी की वजह से, ये तो नहीं है गाड़ी कोई फेल कर दे, सिर्फ एक कमी जो चेंज हो सकती है ना, तो इसी में अगर मैं सीटी स्वैप करवा दूँ, दूसरी लगवा दूँ, और क्या मज़ा आ जाएगा फिर तो देखते हैं बलिनो डेल्टा, है ना, 9 लाख में पड़ जाएगी। तो भाई ये है फिलहाल का। और क्या, एमजी बची यार। एमजी में क्या कहानी है, एमजी में कोई अपने बजट वाला है नहीं। एस्टर है, एस्टर का बेस ही काफ़ी ऊपर पड़ रहा है सेकेंडरी गाड़ी के तौर पे। अगेन बता रहा हूँ, एस्टर भी प्राइमरी गाड़ी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। और Hyundai, हाँ Hyundai का है। Hyundai में i20 की बात हो रही थी, लेकिन i20 में 10,70,000 रुपये की मुझे स्पोर्ट्स पड़ रही है, ठीक है। और उसमें यह है CVT है, उसको भी देख सकते हैं वैसे। लेकिन कई लोग i20 को, वो देख रहा था मैं कमेंट वगैरह, तो कह रहे थे कि भाई लुक अच्छा नहीं है। और लुक, हाँ यार, अगर प्रीवियस ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट होता ना, तो एक बार को हम कंपेयर ना करते इसे दूसरे प्रोडक्ट से, मतलब प्रीवियस जनरेशन से। लेकिन ये अपडेटेड, मतलब उसी का ही नई जनरेशन है, तो भाई वहाँ कहीं ना कहीं आ जाता है कंपैरिजन वाली चीज़। हम सीधा पिछली जो i20 देखी है ना, इतनी बढ़िया बढ़िया लगती है, उनके सामने ये एकदम से शार्प एजी क्रीजी डिज़ाइन वाली देख ली हमने, और ये कहीं ना कहीं कंपेयर हो जाती है, तो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये भाई सेल्स फिगर बता रही हैं। i20 हमेशा से बहुत सॉलिड प्रोडक्ट रहा है, पहली पसंद होती थी लोगों की, लेकिन अब कहीं ना कहीं सेल्स नंबर भी हैं जब से ये जनरेशन चेंज हुई है ना, तब से। और कई कहते थे भाई ओवर प्राइस है, तो भाई अब कोई भी सस्ती नहीं रही गाड़ी, अब सारी गाड़ियाँ महंगी हैं। बलिनो भी उसके आसपास पहुँच रही है, सोचो वो 10-70 की है, और ये भी काफ़ी महंगी पड़ रही है, 11 लाख की ये भी टॉप पड़ रही है। तो इस तरह से अब बाकी और कौन सी, हाँ उसी में नियोस है, नियोस स्पोर्ट्स देख लेंगे, हो सकता है, ठीक है, वो भी चेक करेंगे। और वो पड़ रही है करीब 8,60,000 के करीब पड़ रही है, और बजट में आ जाएगी। तो इस तरह 3-4 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट हो रही है। वैसे तो थोड़ा सा झुकाव जो है वो स्विफ्ट VXI की तरफ, रीज़न डील बड़ी सॉलिड मिल रही है, इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कभी नहीं लगी भाई। जो 2-3 साल वाले पुराने रेट होते थे ना, उसी रेटों में पड़ जा रही है। तो इसीलिए बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी फ़ोन आ रहा है, ज़रा फ़ोन पे बात करते हैं। उसके बाद आता है फिर निसान। अब निसान के पास मैग्नाइट है, अब घुमा फिरा के मैग्नाइट ही है उस बजट में। तो भाई सेम रीज़न है काइगर वाला, क्योंकि हर चीज़ सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, और उसी के हिसाब से वेरिएंट है। तो वहाँ पर भी वही कहानी है। अगर मान लो वो मेरे बजट में या रेंज में आ रहा होता, उसका कॉम्बिनेशन CVT टर्बो इंजन वाला, तो भाई मैं फिर काइगर ही ले लेता, है ना। फिर मैं दूसरे ब्रांड पे क्यों, बिल्कुल जो होम ब्रांड जैसा है, मेरे घर की बात है, रैनो में, मैं वो लेता। तो बस वहाँ पर भी वही दिक्कत है जो मैंने इसमें बताई। जो अपना कॉम्बिनेशन है टर्बो CVT, वो 12 लाख रुपए जा रहा है। और मुझे कार चाहिए, थोड़ा सा कार वाला फील लेना यार मुझे, मतलब SUV या वो, हाँ बड़ी है, बड़ी दिखती है, जो ट्रेंड है वो सब कुछ है, लेकिन भाई थोड़ा कार वाला फील ले लो यार, है ना। उसके बाद बची Volkswagen है। Volkswagen में भी कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा 15 लाख रुपए की वर्टूस है, या फिर हम वो देखें टाइगुन, तो टाइगुन में वहीं 13, 14, 15, मतलब ऐसे ही हैं सब। प्राइमरी गाड़ियों के लिए हैं वो। सेकेंडरी गाड़ी अगर कभी कभी चलने वाली या शौक के लिए लेने वाली, तो उसमें उतना पैसा लगाना
अभी मेरे समझ की नहीं है, ठीक है, बाद में देखेंगे जब होगा भाई। तो भाई इस तरह से रखते हैं, और क्या था बस, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये था इस वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी तो अभी आई नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। बाकी 70% मैं कह रहा हूँ स्विफ्ट VXI, ठीक है, ये चीज़ कह के चल रहा हूँ। चलो ठीक है, जय हिंद। और भाई 1 लैब का वायरलेस पोर्टेबल को GPS भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे।